नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए झोंकी पूरी ताकत। दिल्ली चुनाव में प्रचार के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उतारी अपने स्टार प्रचारकों की फौज। पार्टी के बड़े नेता रैली और जनसभाएं कर जनता से मांग रहे समर्थन। दिल्ली के चुनावी घमासान में हुई यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की एंट्री। योगी आज दिल्ली में करेंगे 3 जनसभाएं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में हैं। भाजपा के स्टार प्रचारक योगी दिल्ली में तकरीबन 14 चुनावी जनसभाएं करेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी आज दिल्ली में करेंगे चुनाव प्रचार। उत्तम नगर और शकूर बस्ती विधानसभा क्षेत्रों में करेंगे जनसभाएं। आम आदमी पार्टी ने भी चुनावी प्रचार में लगाया दम। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी आज कई विधानसभा क्षेत्रों में आप प्रत्याशियों के लिए जनता से मांगेंगी वोट। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी जुटे हैं प्रचार में। केजरीवाल आज भी आप प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार। कांग्रेस ने भी दिल्ली के मतदाताओं का दिल जीतने के लिए कमर कसी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की आज मुस्तफाबाद में चुनावी रैली। दिल्ली चुनाव में राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पटेलनगर सीट से भाजपा उम्मीदवार राजकुमार आनंद ने कहा, हार सामने देख कर आप लगा रही है बेबुनियाद आरोप। दिल्ली की गद्दी हासिल करने के लिए कांग्रेस लगा रही है एड़ी चोटी का जोर। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित कर रहे हैं डोर टू डोर कैंपेन। दिल्ली विधानसभा की सभी 70 सीटों के लिए अगले महीने 5 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। वहीं मतगणना 8 फरवरी को होगी। संदीप दीक्षित ने आम आदमी पार्टी और भाजपा दोनों पर चुनाव के दौरान जनता को पैसे और सामान बांटने का आरोप लगाया। कहा, चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेकर करे कार्रवाई। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में पचोरा स्टेशन के पास हुए ट्रेन हादसे में मरने वाले यात्रियों की संख्या बढ़कर 13 हुई। ट्रेन दुर्घटना में कई यात्री हैं घायल। यह हादसा पुष्पक एक्सप्रेस के कुछ यात्रियों के दूसरी तरफ से आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आने की वजह से हुआ। हादसे का मुख्य कारण चेन पुलिंग बताया जा रहा है। रेलवे के अनुसार अलार्म चेन पुलिंग की घटना के बाद कुछ यात्रियों के ट्रेन से उतरने के बाद दुर्घटना हुई। बगल के एक कोच में आग लगने की अफवाह के कारण चेन पुलिंग की घटना हुई। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के बधाल गांव में फैली रहस्यमय बीमारी के बीच गृह मंत्रालय के निदेशक के नेतृत्व में एक अंतर मंत्रालयी टीम मौतों के कारणों की जांच के लिए गांव पहुंची। टीम ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर गहन पूछताछ की। बधाल गांव में एक घातक बीमारी से 17 लोगों की मौत को लेकर बना हुआ है रहस्य। नई दिल्ली में आज से भारत निर्वाचन आयोग के 2 दिवसीय ग्लोबल इलेक्शन ईयर 2024 कार्यक्रम की शुरुआत। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने उद्घाटन समारोह को किया संबोधित। इस सम्मेलन में विभिन्न देशों के मुख्य चुनाव आयुक्त और तमाम प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम का कल होगा समापन। लखनऊ में स्वीप योजना के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय वॉकथॉन का आयोजन किया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने प्रतिभागियों को मतदाता शपथ दिलाई। लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में आयोजित हुआ कार्यक्रम वॉकथॉन में 1500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें छात्र छात्राएं और विभिन्न संगठन शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कोबरा और सीआरपीएफ के जवानों ने नक्सलियों के डंप यार्ड पर छापेमारी कर भारी मात्रा में नक्सल सामग्री और विस्फोटक उपकरण बरामद किए। नक्सलियों ने ये डंपिंग यार्ड दुल्लेड़ और मेटागुड़ा के बीच के जंगल में बनाया था। यहां से जनरेटर, विस्फोटक और अन्य खतरनाक सामग्री बरामद की गई। उत्तराखंड में 100 नगर निकायों के लिए आज सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चल रहा है मतदान। वोटिंग शाम 5 बजे तक चलेगी। चुनाव में 11 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 72 प्रत्याशी और 89 नगर पालिका और नगर पंचायतों में अध्यक्ष पद के लिए 445 प्रत्याशी आजमा रहे किस्मत।
प्रयागराज में चल रहे सनातन आस्था के समागम महाकुंभ का आज 11वां दिन। अब तक 9.5 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। कड़ाके की ठंड के बावजूद संगम नगरी आ रहे श्रद्धालुओं के जोश में कोई कमी नहीं। देश दुनिया से प्रतिदिन लाखों की संख्या में आ रहे हैं लोग पवित्र त्रिवेणी में कर रहे हैं स्नान। महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए हैं विश्व स्तरीय इंतजाम। संगम क्षेत्र में स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हजारों सुरक्षाकर्मी और स्वयंसेवक हैं तैनात। महाकुंभ में बड़ी संख्या में युवाओं की भी भागीदारी देखी जा रही है। नई पीढ़ी महाकुंभ क्षेत्र में आध्यात्मिकता में सराबोर नजर आ रही है। युवा पीढ़ी इस आयोजन को उस परम ब्रह्म से खुद को जोड़ने के एक बड़े मौके के तौर पर भी देख रही है। तीर्थयात्रियों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी महाकुंभ के महत्व पर प्रकाश डाल रहा है। प्रत्येक 12 साल में होने वाले सनातन धर्म के सबसे पवित्र आयोजनों में से एक महाकुंभ की छठा कुछ अलग ही दिख रही है। संगम में स्नान को पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। दिव्य और भव्य महाकुंभ इस बार कई मायनों में है खास। महाकुंभ क्षेत्र के सेक्टर 19 स्थित पंडाल में आज धर्म संसद का किया जाएगा आयोजन। धर्म संसद में गो सनातन हिंदू राष्ट्र के साथ ही काशी और मथुरा धाम पर भी चर्चा होगी। सनातनियों के लिए धर्मादेश के साथ ही सनातन बोर्ड के गठन पर भी सहमति बनेगी। धर्म संसद में चारों पीठ के शंकराचार्य, 13 अखाड़े और देश भर के संत महात्मा होंगे शामिल। सभी की राय से सनातन बोर्ड के गठन पर अंतिम निर्णय होगा। सनातन बोर्ड के गठन का मसौदा तैयार करके सरकार को भी भेजा जाएगा। धर्म संसद से जुड़ने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती के अवसर पर आज देश भर में मनाया जा रहा है पराक्रम दिवस। कृतज्ञ देशवासी नेताजी को कर रहे हैं नमन। प्रधानमंत्री ने पराक्रम दिवस पर नेताजी को नमन किया। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में नेताजी का योगदान अद्वितीय है। नेताजी की जयंती पर विश्व प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने ओडिशा के पूर्वी समुद्र तट पर राष्ट्रीय नायक की रेत से कलाकृति बनाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया। सुप्रीम कोर्ट में आज महादेई नदी डायवर्जन मामले की सुनवाई होगी। 3 तटीय राज्यों गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र द्वारा शीर्ष न्यायालय में विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गई हैं। महादेई नदी डायवर्जन मामला बीती नवंबर में सुप्रीम कोर्ट के सामने आया था। पिछली बार इसे बिना सुनवाई के आज के लिए टाल दिया गया था। आप सांसद राघव चड्ढा को सरकारी बंगला आवंटन मामले की आज दिल्ली उच्च न्यायालय में होगी सुनवाई। पिछले साल 26 नवंबर को निचली अदालत ने चड्ढा के आवेदन को कर दिया था खारिज। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 के दौरान महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में महाराष्ट्र ने इतिहास रचा। राज्य में निवेश के लिए अब तक 54 MOU पर हुए हस्ताक्षर। इन समझौतों से महाराष्ट्र में 15.70 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। इन भारी भरकम रकम के निवेश से महाराष्ट्र में 15.95 लाख रोजगार का सृजन होगा। दावोस में एसआर रिन्यूएबल्स लिमिटेड ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में महाराष्ट्र सरकार के साथ 8,000 करोड़ रुपए निवेश करने के लिए समझौता किया। दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का ब्रांड मजबूत हुआ है। विश्व आर्थिक मंच की बैठक से इतर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बिल गेट्स से मुलाकात की। दोनों के बीच तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। रेल, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में वैश्विक उद्योग जगत के लीडर्स के साथ अपनी बैठक की। रेलवे की परिवर्तनकारी पहलों और नए भारत के विजन के बारे में बताया। रेल मंत्री ने कहा कि हमने 4 नई पीढ़ी की ट्रेनों की शुरुआत की है, जिनमें वंदे भारत चेयर कार, वंदे भारत स्लीपर, अमृत भारत ट्रेन और नमो भारत रैपिड ट्रेन शामिल है। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में भारतीय राजनेताओं ने इंडिया फर्स्ट का संदेश दिया। इंडिया फर्स्ट का संदेश देने वाले इन नेताओं में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के अलावा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। और वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। जल्द हाजिर होता है।
मुथूट फाइनेंस पेश करते हैं गोल्ड लोन मेला। गोल्ड लोन लेने पर और कस्टमर रेफर करने पर पाइए सुनहरा मौका, लाखों के गिफ्ट वाउचर जीतने का, साथ ही साथ जीतें आप 24 कैरेट खरा सोना। गोल्ड लोन लेने के लिए आज ही मुथूट फाइनेंस की ब्रांच में जाइए या फिर कॉल कीजिए 1-800-313-1212। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। विश्व आर्थिक मंच की बैठक में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन अरविंदर सिंह साहनी भी शामिल हुए। कहा, भारत में ग्राहकों पर ईंधन की कीमतों का अतिरिक्त भार न डालते हुए भी बैलेंस शीट के बीच बेहतरीन संतुलन बनाया जा रहा है। दावोस पहुंची कृषि स्टार्टअप प्लेटफॉर्म सलाम किसान के संस्थापक और सीईओ धनश्री मंधानी कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी के समावेश को लेकर है बेहद आशान्वित। कहा, प्रौद्योगिकी भागीदारी से बड़े पैमाने पर रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा मिल सकता है। मोदी सरकार ने देश के जूट किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार ने विपणन सत्र 2025 से 26 के लिए कच्चे जूट का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया। कच्चे जूट के लिए प्रति क्विंटल 5,650 रुपये का एमएसपी प्रदान किया जाएगा, जो पिछले विपणन सत्र 2024 से 25 की तुलना में 315 रुपये अधिक है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के देश के अनुसार सकल घरेलू उत्पाद में वर्ष 2030 तक डिजिटल अर्थव्यवस्था का 20% योगदान होगा। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 से 23 में राष्ट्रीय आय में डिजिटल अर्थव्यवस्था का योगदान 11.74% था, जो तेजी से बढ़ रहा है। डीपीआईआईटी और भारत के अग्रणी रोजगार एवं नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म अपना ने प्रतिभा खोज के लिए करार किया। इस साझेदारी से पंजीकृत स्टार्टअप्स को उच्च कुशल जनशक्ति से लैस किया जा सकेगा। भारत और दक्षिण कोरिया ने भारत में मैकाट्रॉनिक्स में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण नामक तकनीकी सहयोग परियोजना के लिए नोट्स के आदान प्रदान पर हस्ताक्षर किए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने बताया कि यूनिक इन्वेस्टर्स की संख्या पहली बार 11 करोड़ के पार हुई। इसके साथ ही कुल क्लाइंट अकाउंट की संख्या 21 करोड़ से अधिक हो गई है। ईपीएफओ ने नवंबर 2024 के दौरान लगभग 15 लाख नए सदस्य जोड़े हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय के अनुसार 18 से 25 आयु वर्ग में 4.81 लाख नए सदस्य जुड़े हैं, जबकि 2.40 लाख नई महिला सदस्य जुड़ी हैं। यूपीआई वाले क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल में 20% मासिक की वृद्धि हुई है। फिनटेक कंपनी कीवी की रिपोर्ट के मुताबिक ग्राहक कार्ड से औसतन 40,000 का लेन देन प्रति माह कर रहे हैं, जो आम क्रेडिट कार्ड की तुलना में 8 गुना ज्यादा है। आईटी कंपनी HCL टेक हैदराबाद में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की शुरुआत के साथ अपने वैश्विक वितरण क्षेत्र का विस्तार कर रही है। इस केंद्र से 5,000 नौकरियों का सृजन होगा। भारत की गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता बढ़कर 217.62 गीगावाट हुई। न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय ने कहा है कि नीतिगत समर्थन, बढ़ते निवेश और उभरती टेक्नोलॉजीज पर से ये प्राप्त करेंगे महत्वाकांक्षी लक्ष्य। राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों के रूप में उभरे, जिनका भारत के कुल सौर ऊर्जा उत्पादन में 71% का योगदान रहा। रूफटॉप और सोलर सेक्टर में भी 2024 में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने यूएस सीनेट इंडिया के सह अध्यक्ष मार्क वार्नर से वॉशिंगटन में मुलाकात की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। अमेरिका में हुई क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में स्वतंत्र, खुले, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के विभिन्न आयामों पर चर्चा हुई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने पेरिस में बैठक की। बैठक में मजबूत होकर अपनी संप्रभुता पर और बल देने पर चर्चा हुई। हिजबुल्लाह के एक टॉप लीडर शेख मोहम्मद अली हमादी की हत्या हुई। हमादी को लेबनान के बिक्का जिले में उनके घर के सामने ही अज्ञात हमलावर ने गोली मार दी।
फ्रांसीसी जांच मजिस्ट्रेटों ने युद्ध अपराधों, विशेष रूप से नागरिकों पर जानबूझकर हमला करने के मामले में संदिग्धता के लिए अबदस्त सीरियाई नेता बशर अल असद के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इजराइल ने लगातार दूसरे दिन वेस्ट बैंक के जेनिन में सैन्य अभियान चलाया है, जिनमें इजराइल ने 10 आतंकियों को मारने का दावा किया है। वहीं इजराइल के तेल अवीव में एक आतंकी हमला हुआ। एक आतंकवादी ने यहां चाकू से हमला कर 4 लोगों को घायल कर दिया। अमेरिका के कई दक्षिणी राज्य भीषण बर्फबारी से जूझ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस तूफान की वजह से अब तक करीब 10 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2100 से ज्यादा उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान को क्षेत्र के देशों और अमेरिका के साथ संबंधों को सुधारने पर जोर देने को कहा है। एंटोनियो गुटेरेस ने ईरान से परमाणु हथियार के लक्ष्य को त्यागने का आह्वान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको की सीमा पर 1500 अतिरिक्त सैनिकों को भेजने के आदेश दिए। अतिरिक्त सैनिकों में 509 सैनिकों के साथ साथ सेना के हेलीकॉप्टर पायलट और खुफिया विश्लेषक शामिल हैं। मैक्सिको सीमा पर लगभग 2500 अमेरिकी नेशनल गार्ड और रिजर्व बल पहले से ही मौजूद हैं। ये सैनिक फिजिकल बैरियर और अन्य सीमा मिशनों के निर्माण में योगदान देंगे। लॉस एंजलिस के जंगल में लगी आग फिर भड़क गई है। आग तेज हवाओं के कारण तेजी से 8000 एकड़ में अधिक क्षेत्र में वहां पर फैल गई और जिससे उसके आसपास के इलाकों को खाली कराया जा रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ 5 मैच की T20 सीरीज के पहले मुकाबले को भारत ने 7 विकेट से अपने नाम किया। सीरीज में बनाई 1-0 की बढ़त। कोलकाता के ईडन गार्डन के मैदान पर भारत की लगातार 7वीं T20 जीत। अभिषेक शर्मा ने 34 गेंदों पर 79 रनों की पारी खेली। मुंबई के कप्तान अजिंक्य रहाणे की उम्मीद है कि रोहित शर्मा रणजी ट्रॉफी में अपनी वापसी पर बड़ी पारी खेलेंगे। पिछले कुछ समय से रोहित टेस्ट प्रारूप में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का हुआ आगाज। 23 से 27 जनवरी तक आयोजित होंगे खेल। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के मौजूदा संस्करण में कुल 430 एथलीट बर्फ की सफेद चादर पर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करते नजर आएंगे। खो खो विश्व कप में इतिहास रचने वाले भारतीय महिला और पुरुष दल से आज केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने मुलाकात की। इंडोनेशिया मास्टर्स के अंतिम 16 में पहुंचे लक्ष्य सेन आज जापान के केंटा निशिमोटो के खिलाफ उतरेंगे कोर्ट पर। पीवी सिंधु को इंडोनेशिया मास्टर्स के पहले दौर में मिली हार। वियतनाम की गेन थ्यू लिन से हारी मुकाबला। आकर्षि कश्यप को भी हार का सामना करना पड़ा। जापान की नोजोमी ने 21-10, 21-13 से हराया। ध्रुव कपिला और तनिषा क्रास्टो की जोड़ी इंडोनेशिया मास्टर्स के अंतिम 16 में पहुंची। मलेशियाई जोड़ी से होगा सामना। सात्विक और चिराग की जोड़ी आज अंतिम 16 में थाईलैंड की जोड़ी के खिलाफ उतरेगी कोर्ट पर। सात्विक और चिराग की नजर सीजन के पहले खिताब पर। विश्व की नंबर 2 खिलाड़ी इगा स्वांतेक ऑस्ट्रेलियन ओपन के सेमीफाइनल में पहुंची। आज अमेरिका की मैडिसन से होगा सामना। वहीं एक अन्य सेमीफाइनल मुकाबले में आर्यन सबालेंका का सामना पाउला बाडोसा से होगा। लगातार तीसरे खिताब से 2 जीत दूर है सबालेंका। पुरुष वर्ग में यानिक सिनर ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। क्वार्टर फाइनल में एलेक्स डे मिनोर को 6-3, 6-2, 6-1 से हराया। वहीं अमेरिका के बेन शेल्टन ने भी सेमीफाइनल में बनाई जगह। इटली के लोरेंजो सोनेको को दी मात। सेमीफाइनल में सिनर से होगी भिड़ंत। अभिनेता शाहिद कपूर की फिल्म देवा 31 जनवरी को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। और फिल्म में शाहिद ने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई है। अभिनेत्री यामी गौतम और प्रतीक गांधी की फिल्म धूमधाम 14 फरवरी को होगी रिलीज। जुनैद खान और खुशी कपूर की नई जोड़ी फिल्म लव्यापा में आएगी नजर। फिल्म 7 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है। विक्की कौशल की बहुप्रतीक्षित फिल्म छावा 14 फरवरी को होगी रिलीज। अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म कनप्पा में भगवान शिव के रोल में आएंगे नजर। फिल्म 25 अप्रैल में होगी रिलीज।
अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स 24 जनवरी को होगी रिलीज। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार। चियान विक्रम की फिल्म वीरा धीरा सूरन 27 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज किया जाएगा। आर माधवन की फिल्म हिसाब बराबर 24 जनवरी को स्ट्रीम होगी। साई-फाई सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म वेदा 21 मार्च को होगी रिलीज। फिल्म में सुधांशु राय लीड रोल में दिखाई देंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान की पत्नी सागरिका घाटगे जल्द ही अपनी नई फिल्म ललाट में नजर आएंगी। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।